Dear students, welcome to this next lecture of topology. पिछले टर्म पे हम लोग कनेक्टेडनेस के बारे में बात कर रहे थे और सबसे अंत में लोकल कनेक्टेडनेस और टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेसेस की बात हुई थी। आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने ऑलरेडी अपने जो ग्रेजुएशन का कोर्स बीएससी थर्ड ईयर का कोर्स था उसमें आप लोगों ने रियल लाइन में कॉम्पैक्टनेस, हीम-बोरेल थ्योरम, कवर, ओपन कवर ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं आपको एक बार ये सारी डेफिनेशंस फिर से बताते रहूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कवर, एक कवर से क्या मतलब। हम किसी भी स्पेस में कोई भी सेट अगर लेते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने एक सेट लिया है ए और अगर हमारे पास में एक और कलेक्शन ऑफ सेट्स है, सपोज G1, G2, G3, G4, जैसे मैंने यहाँ पर 4 सेट्स लिए हैं, लेकिन इन 4 सेट्स की ये खूबी हो कि अगर इन चारों सेट्स का यूनियन कर दें, लाइक G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन G4, तो ये ए का सुपर सेट होना चाहिए या यूँ कहें कि ये को कवर करना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ मैं सपोज करूँ कि सपोज दिस इज G1, suppose this set is G2, suppose this set is G3 and suppose this set is suppose this set is G4। तो अगर साथ हमने G1, G2, G3, G4 लिए 4 सेट और अगर उन चारों सेट्स का यूनियन कर दें तो जो हमारा मेन सेट था A, ठीक है, जो हमारा मेन सेट A था वो उसके अंदर कवर हो रहा है। ठीक, अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो कलेक्शन है, कलेक्शन सपोज दिस कलेक्शन इज राउंडेड सी, ठीक है, तो हम कहते हैं कि दिस कलेक्शन इज अ कवर ऑफ सेट ए। ठीक है, ये तो बात होगी कि बस केवल अगर हम लोग कवर की बात करते हैं कि हाँ किसी सेट के कवर से क्या मतलब है, तो उसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि एक और कलेक्शन ऑफ सेट्स होगा, लेकिन उस कलेक्शन के सेट्स का जब यूनियन करेंगे तो वो हमारे गिवन सेट को कंटेन करना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया कवर। फिर बात करते हैं, एक और टर्म आता है फाइनाइट कवर। फाइनाइट कवर जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हमने केवल 4 सेट्स लिए हैं, ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि 4 सेट्स हैं तो ये फाइनाइट ही कलेक्शन है। तो अगर राउंडेड सी एक फाइनाइट कलेक्शन है, जैसा कि ऊपर के एग्जांपल में मैंने लिया है, इज अ फाइनाइट कलेक्शन, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि राउंडेड सी इज फाइनाइट कवर। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं काउंटेबल कवर के बारे में। काउंटेबल कवर के लिए भी वैसी कुछ बात होगी, अगर राउंडेड सी जो कलेक्शन आपने लिया है जो कि ए को कवर करता है, अगर वो कलेक्शन काउंटेबल भी है तो हम कहेंगे कि जो कवर है वो काउंटेबल कवर हो गया। ठीक, तो ये तो बातें हुई बहुत ही जनरल बात कि अगर कोई भी सेट ए है तो उसके कवर, फाइनाइट कवर, काउंटेबल कवर से क्या मतलब है। लेकिन चूंकि हम लोग को बात करनी है टोपोलॉजिकल स्पेसेस में, हम लोग अब एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ, ठीक, और इस टोपोलॉजिकल स्पेस में मैंने एक सेट लिया दैट ए सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओपन कवर और बेसिक ओपन कवर, इन दो चीज़ों के बारे में। कुछ ऑथर्स आपको, कुछ बुक्स में आपको सब बेसिक ओपन कवर भी मिलेगा, तो लेकिन मेन जो ये है, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, ओपन कवर और बेसिक ओपन कवर। तो अब यहाँ पर जब हम लोग एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहे हैं, एक्स पर एक टोपोलॉजी ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि कौन सा सेट ओपन होगा और कौन सा सेट ओपन नहीं होगा। तो बस एक काम आपको ये करना है कि राउंडेड सी जो कि अभी हम लोग देख रहे थे कलेक्शन, जो कि राउंडेड सी कवर ऑफ ए है, ठीक है ना, तो एक कंडीशन और लगा देनी है हमें यहाँ पर कि जो राउंडेड सी के मेंबर्स हैं
राइट। जो राउंडेड सी के मेंबर्स हैं जैसे G1, G2, G3, G4, तो जो राउंडेड सी के मेंबर्स हैं अगर वो ओपन सेट्स हों या टाउ ओपन सेट्स हों, ठीक है, इफ राउंडेड सी इज अ कवर ऑफ A and members of rounded C are tau open sets, then rounded C is called an open cover of A। तो ये तो हो गया open cover of A। अब बात करते हैं बेसिक ओपन कवर। तो अगर हम लोग बेसिक ओपन कवर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन जो ऐड हो जाएगी वो ये होगी कि मेंबर्स ऑफ राउंडेड सी मस्ट बी members of some base for tau। किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का जो आपने टोपोलॉजी टाउ कंसीडर की है तो उसका कोई बेस होगा और जो राउंडेड सी के मेंबर्स होंगे वो सारे उसी सेम बेस से आ रहे होंगे। अगर ऐसा कोई ओपन कवर आप लेते हो तो उसको कहते हो बेसिक ओपन कवर ऑफ ए। बेसिक ओपन कवर ऑफ ए, यहाँ पर ए का रोल ये है कि उन सभी मेंबर्स का यूनियन करने पर वो ए को कवर करने चाहिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ बातें की जैसे कि कवर का क्या मतलब है, फाइनाइट कवर है, काउंटेबल कवर है, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, फिर ओपन कवर और बेसिक ओपन कवर विद रिस्पेक्ट टू अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हम लोग बात करेंगे सब कवर के बारे में। देखिए, मैंने जैसे एक सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कलेक्शन है G1, G2, सपोज दैट वी हैव अ कलेक्शन फ्रॉम G1 टू G10, राइट। और चलिए मान लेते हैं कि सपोज राउंडेड सी, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ। सपोज राउंडेड सी इज अ कवर ऑफ ए, ठीक है। सपोज राउंडेड सी इज अ कवर ऑफ ए। अब अगर एक बात हो कि इसी राउंडेड सी के ही कुछ मेंबर्स मिलें जैसे कि G2, G3, G9, G10, ठीक। चलिए, इस नए कलेक्शन का भी हम एक नाम रख दे रहे हैं राउंडेड सी स्टार, ठीक। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन था राउंडेड सी और अब हमको उस राउंडेड सी जो कलेक्शन था, उसको हटा देता हूँ, राउंडेड सी जो कलेक्शन था उस राउंडेड सी कलेक्शन का ही एक सब कलेक्शन, इट इज अ सब कलेक्शन, इज अ सब कलेक्शन ऑफ राउंडेड सी, ठीक है ना। ये एक सब कलेक्शन है राउंडेड सी का और उसकी खूबी क्या है, सच दैट सपोज कीजिए कि राउंडेड सी स्टार ऑल्सो कवर से, मतलब आपने देखिए, आपने राउंडेड सी एक कवर लिया ए का, ठीक। फिर आपने एज्यूम किया कि चलिए माना एक राउंडेड सी स्टार है और उसमें जो मेंबर्स हैं वो राउंडेड सी के अंदर से ही आ रहे हैं और वो मेंबर्स भी मिलकर के क्या कर पा रहे हैं, ए को कवर कर पा रहे हैं। मतलब इट इज अ सब कलेक्शन ऑफ राउंडेड सी एंड राउंडेड सी स्टार आल्सो कवर्स इट। देन राउंडेड सी स्टार इज कॉल्ड अ सब कवर, इसी को कहते हैं सब कवर ऑफ राउंडेड सी, ठीक है। और टू कवर ए, मैं यहाँ पे टू कवर ए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग सेट ए को कवर करने की बात कर रहे हैं, तो ए के रिगार्ड में या विद रिगार्ड टू ए भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए भी कर सकते हैं। तो राउंडेड सी स्टार जो है वो राउंडेड सी का सब कवर हो गया, ठीक। अब हम लोग सीधे अपनी मेन डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारी मेन डेफिनेशन है वो क्या थी, वो थी कॉम्पैक्टनेस, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्पैक्ट सेट क्या है। कॉम्पैक्ट सेट्स, तो चलिए सपोज करते हैं कि एक्स टाउ एक हमारे पास में एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सेट है ए, एक्स का सबसेट, ठीक। अब ए जो हमने एक सेट ए लिया, ए इज कॉल्ड
Yeah, then A is called a compact set with respect to x tau, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस x tau के रिगार्ड में हम बात कर रहे हैं। तो A को कहते हैं कि कॉम्पैक्ट सेट है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि टाउ कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है ना। देन A is called a compact set with respect to x tau if and only if every tau open cover of A has a finite subcover which covers A, which also covers A। मतलब देखिए, ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को, कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन को। माना एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए ऑब्वियस सी बात है एक्स यूनिवर्सल सेट है, तो ए एक्स का सबसेट है। फिर हम कहते हैं कि जो सेट आपने ए कंसीडर किया है वो कॉम्पैक्ट होगा उस टोपोलॉजिकल स्पेस के रिस्पेक्ट में। कब? केवल और केवल तब जब हर एक टाउ ओपन कवर, ए का हर एक टाउ ओपन कवर एक फाइनाइट सब कवर रखता हो। मींस एवरी टाउ ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर। ठीक, अब इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए, हालांकि मैंने शुरुआत में बताया आप लोग इसको थर्ड ईयर में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। तो इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक थ्योरम है जो कि आप लोगों का थर्ड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं उसको भी मेंशन कर दे रहा हूँ, हीन-बोरेल थ्योरम। हीन-बोरेल थ्योरम क्या कहता है? हीन-बोरेल थ्योरम कहता है इन RU, RU का मतलब हो गया वही रियल लाइन, ठीक है ना, रियल लाइन पर, यानी यूजुअल टोपोलॉजी के साथ, ठीक, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के साथ रियल लाइन पर। तो पॉइंट सेट थ्योरी में अ सेट A सबसेट ऑफ R is compact if and only if is compact if and only if A is closed and bounded both। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक रिजल्ट है, इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है अभी आपके एमएससी के कोर्स के लिए, लेकिन स्टेटमेंट आपका अभी भी उतना ही आपको अच्छे से यूज करना होगा। जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई एग्जांपल आपके सामने आता है जो कि यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर पर है, बेस्ड है, या रियल लाइन का क्वेश्चन है, तो वहां पर कोई सेट कॉम्पैक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए आप ये इतना सारा क्राइटेरिया कि उसके ओपन कवर्स यहाँ से तो चेक कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसी एक दो ओपन कवर के लिए चेक करना हो कि उनका फाइनाइट सब कवर मिलेगा कि नहीं, तब तो चलता है कि हाँ आसानी से चेक कर लेंगे। लेकिन डेफिनेशन में यहाँ पर एवरी वर्ड यूज हो रहा है, मतलब उस एक कितने भी ओपन कवर हों, टाउ ओपन कवर हों, उन सभी का, तो एक अगर इनफाइनाइटली मैनी तरह के ओपन कवर मिल पा रहे होंगे, तो आप क्या इनफाइनाइटली मैनी ओपन कवर्स लिखेंगे और सभी ओपन कवर्स के फाइनाइट सब कवर ढूंढेंगे, तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और वो इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो जाएगी कि हम किसी सेट को कॉम्पैक्ट सेट बता पाएं। ठीक, तो इन पर्टिकुलर रियल लाइन के लिए, पॉइंट सेट थ्योरी रियल लाइन के लिए, कोई सेट ए है वो कॉम्पैक्ट होगा अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता हो अकॉर्डिंग टू द हीन-बोरेल थ्योरम। क्राइटेरिया क्या है कि ए इज बोथ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक, अब मैं ऐसा करता हूँ, दोनों तरीकों से समझाता हूँ। देखिए, अच्छा, और एक चीज अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, देखिए एक चीज अगर आपको ये लग रही है कि कॉम्पैक्ट का मतलब, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि जो जितना छोटा है वो उतना कॉम्पैक्ट, ठीक, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के माइंड में, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। छोटा, स्मॉल, स्मॉल मीन्स कॉम्पैक्ट, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्मॉलर और मतलब आप छोटे से छोटे सेट लेते जा रहे हैं तो वो और कॉम्पैक्ट होते चले जा रहे हैं, वो कहते हैं बड़ा कॉम्पैक्ट सा है,
तो यहाँ पर वो बात वैसे लागू नहीं हो पाती है। जैसे मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ, जैसे आप एक सेट ले लीजिए -4,4, एक सेट लिया मैंने ए, और एक और सेट ले लीजिए बी, वो मैंने सपोज ले लिया ओपन इंटरवल 0, 1। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम कुछ भी बात ना करें, केवल हीन-बोरेल थ्योरम की बात करें, तो वहीं से हम बता सकते हैं। देखिए ये सेट क्लोज है और साथ ही साथ में बाउंडेड है, तो ये सेट ए क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। मैं आरयू की बात कर रहा हूँ, मतलब रियल लाइन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप बात करते हैं बी के बारे में, तो हीन-बोरेल थ्योरम क्या कहता है, a set A is compact, और a set मान लीजिए B है, B is compact if and only if B is closed and bounded both, और साथ ही साथ में देखिए if and only if यूज हो रहा है, मतलब if और only दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर एक सेट लिया B जो कि ओपन इंटरवल 0, 1 है, तो आपका वो क्लोज्ड या बाउंडेड तो है, क्लोज नहीं है, तो फिर इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो उम्मीद है आपको ये बात जो मैं कहना चाह रहा था वो अब समझ में आ गई होगी। जैसे ए देखिए, यहाँ पर ए जो है वो बड़ा सेट है, ठीक, और बी उससे छोटा सेट है। ए बड़ा सेट है और बी उसके अंदर, ए कॉम्पैक्ट है लेकिन बी उसके अंदर होने के बाद भी कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो कॉम्पैक्टनेस को केवल ये ना दिमाग में रखिए कि हाँ बहुत छोटा सेट ले रहा है तो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। आपको कॉम्पैक्टनेस में कुछ और सोचना होगा। तो मैं यहाँ पर बी कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है उसके लिए मैं आपको, चलिए हीन-बोरेल थ्योरम तो ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ, वहाँ से शायद आपको ओपन कवर और वो फाइनाइट कवर, फाइनाइट सब कवर, ये सारी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, राउंडेड सी इज इक्वल टू, मैंने कलेक्शन लिया है, ये कलेक्शन, ठीक है, मैंने ये कलेक्शन लिया राउंडेड सी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स हुज, और n को मैं नेचुरल नंबर ना लेकर के मैं n को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे ओपन इंटरवल्स कौन कौन से हैं इस कलेक्शन में, देखिए सबसे पहले आएगा ओपन इंटरवल 1/2,1, फिर क्या आएगा 1/3,1, फिर आएगा 1/4,1 एंड सो ऑन। मतलब ये सारे ओपन इंटरवल्स हैं और आप जानते हैं रियल लाइन है, सारे एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक, अच्छा अब एक काम करते हैं, इनका सबका यूनियन कर लेते हैं। ठीक, अगर इसके सारे मेंबर्स का, राउंडेड सी के सारे मेंबर्स का यूनियन करते हैं, यूनियन 1/n, और जहाँ पर n क्या है, n नेचुरल नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में ले रहा हूँ, तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप लोग एक तरफ देखें तो एक तरफ तो 1 है, दूसरी तरफ आपका क्या हो रहा है, हाफ 1/2 है यानी कि, और हाफ के बाद में 1/2 के बाद में 1/3 है, 1/3 के बाद में 1/4 है। अब अगर केवल इन तीनों की यूनियन करनी होती तो इनमें सबसे बड़ा सेट 1/4 से 1 का इंटरवल आ जाता, और अगर हम n तो आपका इंफिनिटी तक जा सकता है ना, नेचुरल नंबर्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बाउंडेड अबव तो है नहीं, n के बारे में कुछ ऐसा तो कहा नहीं गया कि n केवल इससे छोटा ही होगा, तो n तो आपका कहीं तक भी जा सकता है। तो अगर आप लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी यहाँ पे कर दें तो लिमिट लेने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0, 1/n की। ठीक, लिमिट हम कहते हैं ना कि लिमिट लेते हैं तो जो लिमिट आती है वो उस सेट में बिलोंग करना जरूरी नहीं होता है। वैसे भी यहाँ पर आप 0 की अगर बात करेंगे तो 1/n कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन इसकी लिमिट जो है वो 0 आ रही है। ठीक, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर इनका सबका यूनियन करेंगे तो सबसे बड़ा जो सेट आएगा वो तो जितना ज़्यादा n करोगे उतना बड़ा सेट आएगा, और n टेंड टू इंफिनिटी करोगे तो क्या आएगा 0, 1। क्लियर, तो इस तरह से अब यहाँ हम कह सकते हैं कि राउंडेड सी क्या है, राउंडेड सी इज ओपन कवर ऑफ बी। ठीक है ना, राउंडेड सी ओपन कवर ऑफ बी है। लेकिन चलिए, क्या हम राउंडेड सी के फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ढूंढ सकते हैं जिनका यूनियन करने पर वो भी बी को कवर कर ले।
मतलब मेरा समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने सपोज कीजिए इसमें से आपने एक सेट ले लिया 1/10 से लेकर 1 तक का इंटरवल, एक आपने ले लिया 1/10,000 से लेकर के 1 तक का ओपन इंटरवल, ठीक है ना। फिर आपने ऐसे आपने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेने हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन नहीं लेना है। क्योंकि देखिए कॉम्पैक्टनेस अगर आप चाहते हैं तो कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है एवरी टाउ ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर विच आल्सो कवर्स ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इसमें से केवल फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ले लें और वो हमारे ए को कवर कर ए नहीं, मैं बी की बात कर रहा हूँ, बी को कवर कर ले, क्योंकि ये बी का ओपन कवर है, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें हमें फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स मिले जो बी को कवर कर लें? नहीं पॉसिबल होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि देखिए जब आप एन को बहुत बड़ा सीधी सी बात है एन टेंड टू इंफिनिटी करते हैं तो ये हमारे जो इसका लार्जेस्ट मेंबर है वो एन टेंड टू इंफिनिटी पर आपको मिल रहा है और वो एग्जैक्टली आपको ओपन इंटरवल 0 मिल रहा है, ठीक है ना, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, अगर आप मान लीजिए कि आप n की क्या वैल्यू लोगे, अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n लोगे तो मान लीजिए आपने n की सबसे बड़ी वैल्यू ले ली, तो n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या लोगे? 10 की पावर इतना ले लिया। आपने ये सोच के लिया कि भाई n को जितना बड़ा करेंगे ये सेट उतना ही बड़ा हो रहा है और वो हमारा इसको कवर करने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन आप n की वैल्यू इनफाइनाइट तो ले नहीं सकते हो, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप इसमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ले लें और वो हमारे सेट बी को कवर कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि बट राउंडेड सी हैज नो फाइनाइट सब कवर, राउंडेड सी हैज नो फाइनाइट सब कवर विच मे कवर या विच कैन कवर बी, विच कैन ऑल्सो कवर बी, जो कि बी को कवर कर सकता हो, ऐसा फाइनाइट सब कवर इस राउंडेड सी के पास नहीं है और राउंडेड सी एक ओपन कवर है बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज नॉट कॉम्पैक्ट, बी इज नॉट कॉम्पैक्ट, जबकि ए कॉम्पैक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हिल्बोरेल थ्योरम। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर मैंने ए को देखिए सॉलिड लाइन दिखाई थी और बी को डैश लाइन से दिखाया था। रीजन वही है कि ए हमारा क्लोज सेट है, बी हमारा ओपन सेट है, बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस को लेकर हमेशा एक सवाल बन जाता है, सवाली निशान आ जाता है बी जैसे सेट्स के ऊपर। क्लियर हो गया? तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है आर कॉमा यू में। चलिए आर कॉमा यू में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरे सेट आर की बात करते हैं, ठीक है। तो आर कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है? आर इज नॉट कॉम्पैक्ट इन आर कॉमा, मतलब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में आर खुद कॉम्पैक्ट सेट नहीं। क्यों नहीं कॉम्पैक्ट? व्हाई? ठीक है, तो अगर हिल्बोरेल थ्योरम की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम लोग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आर कॉमा यू के लिए हम लोग हिल्बोरेल थ्योरम की बात कर सकते हैं। हिल्बोरेल थ्योरम इज ओनली फॉर रियल लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं है आखिरकार आर कॉम्पैक्ट? क्योंकि हिल्बोरेल थ्योरम कहता है कि सेट को क्या होना चाहिए? क्लोज एंड बाउंडेड बोथ। आर इज नॉट बाउंडेड, क्लोज सेट तो है बट बाउंडेड नहीं है, तो इसलिए आपका ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको समझना हो कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा, ओपन कवर होगा जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिलता होगा, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, एक राउंडेड सी एक और ओपन कवर लेते हैं, आर के लिए लेते हैं। तो मैंने ओपन कवर लिया i-1 से, अगर i से कंफ्यूज हो रहे हो तो चेंज कर देता हूँ उसको, j कर देता हूँ, j-1 से j+1 such that j belongs to i set of integers, ठीक है, या z सिंबल यूज करते हैं ज़ेहलन। ठीक, तो देखिए अगर आप सारे इंटीजर्स ले रहे हो, काम करते हैं, रियल लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है ना। अगर हम लोग इस तरह से अगर ले लेते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, इंटीजर्स ले लेते हैं और हर एक इंटीजर के ऊपर हम लोग इस तरह से बनाते हैं ओपन इंटरवल्स, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो हमने यहाँ पर कलेक्शन लिया है वो कलेक्शन क्या लिया है, वो कलेक्शन हमने लिया है कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ओके, कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स j-1 टू j+1, जहाँ पर j क्या है, इंटीजर। तो अगर 0 पर बनाएंगे, j की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, -1 से +1 ओपन इंटरवल। अगर j की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से 2 मिलेगा, ओपन इंटरवल 0 से 2। अगर j की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 से 3। यूनियन करते जाएंगे तो ये पूरा कवर होता जाएगा, उधर भी लेते जाएंगे ये पूरा कवर होता जाएगा। इस तरह से सबकी यूनियन करने से क्या हो रहा है, पूरी की पूरी रियल लाइन कवर हो जाती है। तो यहाँ पर राउंडेड सी क्या है, राउंडेड सी इज एन ओपन कवर ऑफ आर। ठीक, अब एक काम करिए, क्या राउंडेड सी का फाइनाइट सब कवर मिलेगा, मतलब इसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ले लें और वो भी आर को कवर कर लें, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक भी सेट ड्रॉप करेंगे तो दिक्कत लगने लग पड़ेगी, मतलब इसका फाइनाइट सब कवर मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है। इसको देख के ही क्लियर हो जा रहा है कि इसका फाइनाइट सब कवर मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है जो कि हमारे आर को कवर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में। ये रिजल्ट्स आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। जैसे कि पहला एक रिजल्ट है जो ये कहता है कि एवरी फाइनाइट सेट इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। देखिए बहुत क्लियर सी बात है, अगर हमारा सेट ही फाइनाइट है, मतलब उसमें मान लीजिए केवल 10 एलिमेंट है, ठीक, अब जब आपने कोई उसका ओपन कवर लिया, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो जैसा भी, आपने इसका एक ओपन कवर लिया, तो आपको आखिरकार करने हैं 10 पॉइंट्स कवर, अगर सेट हमारा फाइनाइट है। अगर एक एक उसके जो कवर है, अगर हम उसमें से ऐसे 10 सेट ही अगर ले लें कि अच्छा नल सेट तो उसमें होगा नहीं, फाई तो उसमें है नहीं, मतलब हर एक सेट में कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर हैं, और हमको केवल 10 ही पॉइंट्स हमारा सेट ए हमने क्या माना, फाइनाइट, सपोज उसमें केवल 10 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो अगर हम 10 सेट भी अगर उसमें से ले लेते हैं, जिससे कि एक एक पॉइंट सेट में कवर होता जाए, तो हमारे वो 10 सेट मिल करके भी हमारे सेट गिवन सेट को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कॉम्पैक्टनेस को लेकर के। तो और सबसे बड़ी बात है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस आप ले सकते हो, तो एवरी फाइनाइट सेट इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, दूसरा हीम-बोरेल थ्योरम तो आप पहले से जानते हो कि एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट इन आर इज कॉम्पैक्ट। एक और रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, वो डिस्क्रीट मेट्रिक के लिए देख लेते हैं कि एनी इनफाइनाइट सेट equipped with discrete metric या फिर discrete topology is not compact। बहुत आसान सा रीजन है, देखिए क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपने एक इनफाइनाइट सेट ले लिया, जैसे सपोज कीजिए कि आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक, आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया इनफाइनाइट सेट, और आपने इसके ऊपर टोपोलॉजी जो बनाई वो ले ली डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है ना, वो आपने ले ली डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्यों कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने लिया राउंडेड सी, और देखो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सिंगल सेट 1, सिंगल सेट 2, सिंगल सेट 3, यानी जितने भी पॉइंट्स आपके x में हैं या n में हैं, जो भी आपने टोपोलॉजिकल स्पेस लिया हो, इनफाइनाइट सेट है वो, ध्यान रखिए, है ना। जैसे x की बात करते हैं, कोई जनरल होता है तो उसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हम हर एक पॉइंट पर सिंगल सेट बनाते चले जाएं, ठीक है ना। तो बताइए ये राउंडेड सी में कितने सेट होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक। क्या ये हर एक सेट ओपन है? बिल्कुल ओपन है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में या डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में एवरी सेट इज ओपन एंड क्लोज बोथ। तो राउंडेड सी का यूनियन करने से क्या आ रहा है, सबका यूनियन करेंगे तो n आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, राउंडेड सी इज
ओपन कवर ऑफ एन, ठीक है ना। लेकिन क्या राउंडेड सी के का फाइनाइट सब कवर मिलेगा जो एन को कवर करे? मैं तो ये कहता हूं अगर इसमें से एक भी सेट आपने छोड़ दिया तो आप एन को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बट राउंडेड सी हैज नो फाइनाइट सब कवर विच कवर्स एन। तो इस बात का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमने n कॉमा डी लिया वो n कॉमा डी कॉम्पैक्ट नहीं है। n कॉमा डी इज नॉट कॉम्पैक्ट। अच्छा चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, उसमें हम लोगों ने लिया था ओपन ये क्लोज इंटरवल -4 से 4, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वही क्लोज इंटरवल -4 से 4 ले लें, सपोज मैंने -4 से 4 ले लिया x, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, हीम-बोरेल थ्योरम से r, u में कॉम्पैक्ट है। लेकिन अभी हम इसी x के साथ में डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना दें तो इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, इट इज नॉट कॉम्पैक्ट जस्ट बिकॉज अभी जो पिछला हम लोग ने देखा एग्जांपल, देखिए x कैसा सेट है, x इनफाइनाइट सेट है। x में कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट, मान लीजिए वो सारे पॉइंट्स x1 x2 या जिस भी तरह से आप लिख सकें। तो अब हर एक पॉइंट पर एक सिंगल सेट बनाते जाओ, और हर एक सिंगल सेट क्या है? ओपन सेट। तो आपको एक इनफाइनाइट सा एक ओपन कवर मिलेगा जिसमें आप एक भी सेट को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, मतलब आप फाइनाइट सब कवर नहीं ढूंढ पाओ, ठीक है ना। तो वही सेट थोड़ी देर पहले कॉम्पैक्ट था, लेकिन वही सेट अब कॉम्पैक्ट नहीं है। इसी में आपको बोल रहा हूँ हीम-बोरेल थ्योरम इज ओनली फॉर रियल लाइफ, ठीक है ना। ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के लिए ध्यान रखिएगा इसका। और कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, कई सारे इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग बेसिक और सब बेसिक ओपन कवर की डेफिनेशन देखते हो, उसके बाद में आपको कुछ इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे टोपोलॉजिकल स्पेस की, जो कि कॉम्पैक्ट हैं या नहीं है, उसमें बेसिक ओपन कवर या ओपन सब कवर, कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे एग्जांपल्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं। तो आप लोग एक काम ये ज़रूर करेंगे कि वो सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से देख लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर मान लीजिए कि एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, वाई टाउ वाई सब स्पेस है, ठीक है। और अगर आप लोग वाई के अंदर एक सेट लेते हैं ए, यानी ए जो हुआ वो वाई का भी सबसेट हुआ और एक्स का भी सबसेट हुआ, ठीक। तो A is tau y compact if and only if A is tau compact। तो ये बड़ा ही आसान सा रिजल्ट है। ऐसा ही रिजल्ट आपको ध्यान होगा कनेक्टेडनेस में भी था कि A is tau y connected if and only if A is tau connected। कुछ काफ़ी कुछ मिलता रिजल्ट ये भी है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप पहले मान लेंगे कि A tau y कॉम्पैक्ट है, इसको आप मान लेंगे, फिर प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ए टाउ कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। अब टाउ कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए मेरा आपने मान लिया है कि ए टाउ वाई कॉम्पैक्ट है और आप दिखाना चाहते हैं कि ए टाउ कॉम्पैक्ट होगा, तो आप क्या करेंगे? एक राउंडेड सी लेंगे जो कि टाउ ओपन कवर होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि जब आप राउंडेड सी मानते हैं, ओपन कवर लेते हैं, तो आप ओपन कवर हमेशा आर्बिट्रेरी, देखिए अभी तक मैंने जितने एग्जांपल्स लिए जाते हैं फाइनाइट था या कुछ एग्जांपल्स थे, लेकिन आर्बिट्रेरी कलेक्शन कहीं पर भी मैंने नहीं लिया था, है ना। तो आर्बिट्रेरी होना चाहिए ओपन कवर जब, क्योंकि देखिए जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो जो हम कोई भी सेट लेंगे या कोई कलेक्शन लेंगे वो आर्बिट्रेरी होना चाहिए। कुछ स्पेशल मान करके और हम एक पर्टिकुलर मान करके उसके लिए प्रूव कर दें, वो थ्योरम का प्रूफ सही प्रूफ नहीं माना जाता। तो जब हमें ओपन कवर लेना होगा तो हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेंगे, जैसे जी लेमडा, जहाँ पर लेमडा एक किसी आर्बिट्रेरी सेट में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जब हमको ओपन कवर लेना है तो हम इस तरह का सिंबल और इस तरह के कलेक्शन को ओपन कवर हम लोग मानेंगे। फिर हमें इसका दिखाना होता है फाइनाइट सब कवर, तो वो हम ऐसे दिखाएंगे कि राउंडेड सी स्टार टाइप का कोई कलेक्शन मिलेगा जिसमें कि सेट क्या होंगे? जी लेमडा 1, जी लेमडा 2, कहाँ तक? जी लेमडा n, मतलब जी लेमडा 1, जी लेमडा 2, जी लेमडा n, ये हो गया n सेट, है ना। तो ये हो गया एक फाइनाइट कलेक्शन।
फिर हम क्या दिखाएंगे कि ये भी अगर मान लीजिए ये ए को कवर करता है, मतलब मान लीजिए ये टाउ ओपन कवर है, दिस इज टाउ ओपन कवर, तो ये उसी के अंदर से आए। दूसरी चीज लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 1 केवल फाइनाइट हो कलेक्शन, और ये भी क्या करे, ये भी ए को कवर करे, तो ये उसका क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, सब कवर। और कैसा सब कवर, फाइनाइट सब कवर। क्लियर है। तो अगर आपको ए को टाउ कॉम्पैक्ट दिखाना होगा तो आप इस तरह से कुछ राउंडेड सी मानेंगे, और फिर आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह से टाउ ओपन कवर हम ले रहे हैं तो उसका हमको एक फाइनाइट सब कवर कुछ इस तरह का मिलेगा। ये शो करने के लिए आप टाउ वाई कॉम्पैक्टनेस का यूज करेंगे, क्योंकि जब आप इसको प्रूव कर रहे हैं सेकेंड पार्ट को, तो इसको आप मानेंगे कि हाँ सही है, इसको प्रूव करेंगे तो इसको मानेंगे सही है, ठीक है ना। तो जब आप टाउ ओपन कवर लोगे तो टाउ ओपन कवर की मदद से आप क्या करोगे, टाउ वाई ओपन कवर बना सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको जी लेमडा इंटरसेक्शन वाई सच दैट लेमडा बिलोंग्स टू दिस लेना होगा, क्योंकि जब जी लेमडा ओपन सेट है, टाउ ओपन सेट है, हम जानते हैं कि जी लेमडा इंटरसेक्शन वाई जब कर देते हैं तो वो टाउ वाई ओपन सेट होता है। तो जब ये अगर ये ए को कवर कर रहा है, टाउ ओपन सेट्स का कलेक्शन है, तो ये कैसे सेट्स का कलेक्शन है, ये टाउ वाई ओपन सेट्स का कलेक्शन। क्लियर। ये भी ए को कवर कर रहा है, क्यों कवर कर रहा है, क्योंकि ए खुद वाई के अंदर है, तो वाई से इंटरसेक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ए टाउ कॉम्पैक्ट दिखाना है तो आप पहले ये मानेंगे कि माना ये उसका ओपन कवर है, टाउ ओपन कवर। फिर आप उस टाउ ओपन कवर का आप अल्टीमेटली लाना चाहते हैं फाइनाइट सब कवर, लेकिन आप यूज किसे करना चाहते हैं कि टाउ वाई कॉम्पैक्ट है, इसे आप यूज करना चाहते हैं। तो आप टाउ ओपन कवर की मदद से उसमें इंटरसेक्शन वाई के साथ करा करके एक आप क्या बना लेंगे, टाउ वाई ओपन कवर बना लेंगे। अब इस टाउ वाई ओपन कवर बना लेने का फायदा क्या होगा, जब ए टाउ वाई कॉम्पैक्ट है तो इसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इसी के ही फाइनाइट नंबर ऑफ सेट मिल जाएंगे। किस तरह के, जी लेमडा 1 इंटरसेक्शन वाई, जी लेमडा 2 इंटरसेक्शन वाई, कहाँ तक, जी लेमडा एन इंटरसेक्शन वाई। और ये सारे जो सेट हैं इनका सबका ये सब मिलकर के क्या कर पा रहे होंगे, ये सब मिलकर के ए को कवर कर पा रहे होंगे। क्लियर हो गया। अब अगर ए इनके 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 सबके इंटरसेक्शन और उसके बाद यूनियन करने से कवर हो रहा है, तो यानी होता नहीं कि अगर दो चीजों के इंटरसेक्शन में ए है तो उन दोनों में ही ए होना चाहिए। तो अगर वाई वाला पोर्शन हटा भी देंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, यही बचेंगे जी लेमडा 1 जी लेमडा 2 जी लेमडा n, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पूरी हिंट दी है कि आप किस तरह से इधर से उधर और वाइस वर्सा आप इसको दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस थ्योरम को ट्राई करिएगा। अभी मैं प्रूव कराने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो थोड़ा सा इस थ्योरम के मुकाबले थोड़ा सा टफ है, तो इसीलिए मैं उस थ्योरम को पूरा प्रूव करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या है थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट सा थ्योरम है। थ्योरम में कहा गया है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट A of a Hausdorff space Hausdorff स्पेस को हम लोग T2 स्पेस भी कहते हैं, ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। Hausdorff स्पेस इज क्लोज्ड। हमको ये प्रूव करना है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट A ऑफ अ Hausdorff स्पेस इज क्लोज्ड। क्या मतलब हुआ, देखिए आप एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें x टाउ, लेकिन जो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए वो T2 होना चाहिए या Hausdorff का मतलब आपको याद आया। Hausdorff का मतलब ये था कि अगर P नॉट इक्वल टू Q है और P और Q दोनों x में हैं तो एक नेबरहुड मिलेगा P का मान लीजिए n और एक नेबरहुड मिलेगा Q का मान लीजिए m, ओपन नेबरहुड, और या ओपन सेट कंटेनिंग P एंड ओपन सेट कंटेनिंग Q मिलेगा, और n इंटरसेक्शन m या मान लीजिए G और H है तो G इंटरसेक्शन H क्या होगा, फाई होगा। तो ये था T2 स्पेस का क्राइटेरिया या Hausdorff स्पेस का क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको एक Hausdorff स्पेस दे दिया गया है और आपको क्या है, और आपको यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट सबसेट है A X का सबसेट है, और ध्यान रहे A कॉम्पैक्ट है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि वो क्लोज होगा, A जो है वो सेट क्लोज होगा, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं। A को क्लोज प्रूफ करने के लिए हम ये दिखा दें कि A डैश
ओपन होगा, ठीक है ना। और ए डैश ओपन होने के लिए हम ये दिखा दें कि ए डैश इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है ना। और ये दिखाने के लिए कि ए डैश इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, हमको ए डैश का पॉइंट लेना होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, शुरू करने के लिए ए डैश का एक पॉइंट लेते हैं, माना P कोई पॉइंट है ए डैश का, और अल्टीमेटली देखिएगा मैं यही प्रूव करूंगा कि ए डैश जो है वो इस पॉइंट P का नेबरहुड है, ठीक है। तो चलिए, तो मुझे एक पॉइंट लेना है ए डैश में, मैंने वो पॉइंट यहाँ ले लिया, इस तरह से समझ में आ गया होगा। ए डैश मतलब ए के बाहर, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ए के अंदर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं Q। ए के अंदर मैंने यहाँ देखिए P पॉइंट को तो चलो मैंने थोड़ी देर के लिए, आर्बिट्ररी वो भी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए P को कर दो फिक्स, ठीक है। लेट P बी फिक्स फॉर अ वाइल, मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े एक क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए मान लो कि P एक फिक्स पॉइंट है, मतलब P अपनी जगह पे से ध्रुव तारे के जैसे बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक। अब ए के अंदर एक पॉइंट लीजिए Q, लेकिन Q पॉइंट को फिक्स मत करिए, यानी कि Q पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है। मैं ऐसे कहता हूँ फॉर एवरी Q बिलोंग टू ए, मतलब Q पॉइंट कहीं भी ले लो, ठीक है ना। P कहाँ है? P ए के बाहर है, तो अगर P ए के बाहर है और Q कहाँ है? Q ए के अंदर है, तो मतलब क्या हुआ कि P और Q आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब अगर P और Q इक्वल नहीं हो सकते और हमारा स्पेस हॉर्सडॉर्फ स्पेस है, तो तुरंत उसकी जो हॉर्सडॉर्फनेस है उसका फ़ायदा उठाने का ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेबरहुड्स ले रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। मैं नेबरहुड्स ले रहा हूँ, एक नेबरहुड लूँगा P का और एक नेबरहुड लूँगा Q का, ठीक। और ओपन नेबरहुड, क्योंकि हम लोग जो हॉर्सडॉर्फनेस वहाँ देखते हैं ना, तो उसमें G और H जो होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। तो मैंने क्या किया, देन सिंस x tau is t2 there exist, क्या मिलेगा, ओपन नेबरहुड्स। हम ओपन नेबरहुड को कहते हैं, पता है ओपन नेबरहुड इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए हमें लेना है ओपन सेट, एक ओपन सेट n मान लीजिए और एक मान लीजिए कोई m है या g और h जो भी है। P पॉइंट जब n में है और n ओपन सेट है, तो ओपन सेट कौन है, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड। तो n ओपन सेट होने के साथ साथ वो P का क्या हो गया, नेबरहुड, तो हम इसको सीधे ओपन नेबरहुड कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ओपन नेबरहुड्स, मान लीजिए m एंड n ऑफ P एंड Q रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, मतलब m जो है वो P का नेबरहुड है और n जो है वो Q का नेबरहुड है, ठीक है। सच दैट m इंटरसेक्शन n क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, तो इसी मैंने जगह छोड़ दी है, अभी मैं समझाता हूँ यहाँ पे मैंने जगह क्यों छोड़ दी। चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि P पॉइंट को कर दो फिक्स, लेकिन Q पॉइंट को क्या करो, Q पॉइंट को वेरी करो, Q पॉइंट को वेरी करो, और Q पॉइंट ए के हर जगह आप Q पॉइंट को घुमाओ ए के अंदर, ठीक है ना। तो Q मस्ट विजिट एवरी पॉइंट ऑफ ए, ठीक। आप ये सोचो, मान लो Q पॉइंट यहाँ है, मतलब P से बहुत दूरी पर है, ठीक। तो यहाँ पर हमें करना क्या, हमें एक नेबरहुड M चाहिए P का ओपन नेबरहुड, और N चाहिए Q का, और उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 5। और ये जरूर मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारा x, टाउ जो स्पेस है वो कैसा स्पेस है, वो T2 स्पेस है, क्लियर। देखिए बात ये है कि अगर मान लीजिए कि P और नज़दीक आ जाए, यहाँ पर मान लीजिए P, मतलब P ए के बाहर है, अगर मान लीजिए P यहाँ होता बिल्कुल सटा हुआ, और Q मान लीजिए बिल्कुल यहाँ होता बिल्कुल सटा हुआ, मतलब ए के बिल्कुल बाउंड्री के पास में, और बिल्कुल ये तो चलिए ठीक है बाउंड्री के पास में, और Q और बाहर बिल्कुल उससे सटा हुआ, बिल्कुल बगल में P, बस फर्क क्या होगा, एक वही दीवार के इस पार है, एक दीवार के उस पार, ठीक।
तो यहाँ पर अगर आपको नहीं लग रहा कि अगर हम लोग इस पॉइंट का एक नेबरहुड बनाते हैं तो हो सकता है वो थोड़ा सा भाई बाहर निकल रहा हो और वो हमारे जो पी पॉइंट को या पी पॉइंट के नेबरहुड को कट कर ले जाए। लेकिन लेकिन चूंकि स्पेस हमारा T2 है तो इसलिए हमें मिलेंगे ज़रूर ऐसे नेबरहुड, कहीं पर भी Q और P अगर दो अलग अलग पॉइंट हैं तो उनके ऐसे ओपन नेबरहुड ज़रूर मिलेंगे जिनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि P को सिंस आपने कर दिया है फिक्स और Q को आप करा रहे हैं वेरी, तो जो Q पॉइंट का जो नेबरहुड मिलेंगे, जो उनका जैसे यहाँ पर आप Q पॉइंट का नेबरहुड लोगे तो बड़ा सा नेबरहुड ले लो, ठीक है ना, इतना बड़ा नेबरहुड ले लो, और P पॉइंट का ये नेबरहुड ले लो, तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। लेकिन मान लीजिए P बिल्कुल यहाँ बैठा होता बगल में आकर के, और तो क्या Q पॉइंट का उतना ही बड़ा नेबरहुड ले सकते हैं? नहीं ले सकते। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि Q पॉइंट के जो नेबरहुड आप लोगे, कितने बड़े या कितने छोटे लोगे, वो तो Q पर डिपेंड करेंगे ही करेंगे। मतलब ये जो Q का नेबरहुड है n, वो एक तरीके से ऐसे ना होता नहीं फंक्शन ऑफ Q, मतलब Q पर निर्भर करेगा कि हम Q कैसा ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं। तो n जो है वो Q पर निर्भर करेगा ही करेगा, ना केवल m Q पर निर्भर करेगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि m जो है, m किसका नेबरहुड है? m नेबरहुड है P का, लेकिन वो Q की पोजीशन से प्रभावित होगा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि इसको समझाने के लिए ऐसा करते हैं। चलो मान लीजिए कि इतना ध्यान से देखो, मैंने P पॉइंट ले लिया और Q पॉइंट ले लिया। देखो Q पॉइंट का ये बड़ा सा नेबरहुड लिया और P पॉइंट का ये नेबरहुड लिया। बताओ इनका आपस में इंटरसेक्शन क्या है? इन दोनों नेबर्स का आपस में इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। अब मैंने कहा भाई Q पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है के अंदर, तो Q पॉइंट को यहाँ ले आओ। ठीक है, Q पॉइंट को यहाँ ले आओ। बताओ अगर Q पॉइंट को यहाँ ले आए तब बताओ क्या हम Q पॉइंट का चलो नेबरहुड ले लेंगे? Q पॉइंट का कोई भी नेबरहुड ले लो, Q पॉइंट खुद ही हमारा जो है वो P के नेबरहुड के अंदर चला गया है। तो ऐसे केस में तो हमें Q का नेबरहुड नहीं मिल पाएगा जिसका P के नेबरहुड के साथ पे इंटरसेक्शन 5 हो। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर हम Q पॉइंट को इधर से उधर टहलाएंगे, वेरी कराएंगे, तो ना केवल Q का नेबरहुड बदलेगा बल्कि जो हम P का नेबरहुड ले रहे हैं वो चॉइस भी बदलेगी। क्योंकि अगर हम Q पॉइंट को बिल्कुल बाउंड्री पर के पास में ले आते हैं, P के पास में ले आते हैं, तो हमें P का इतना बड़ा नेबरहुड लेने की छूट नहीं रहेगी, तो हमें P का बहुत छोटा सा, ऐसा एक बहुत छोटा सा नेबरहुड लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो जो हम Q का नेबरहुड ले रहे हैं और जो P का नेबरहुड हमें मिल रहा है जिनका इंटरसेक्शन 5 है, वो दोनों ही नेबरहुड्स एक तरीके से P तो फिक्स है अपनी जगह पे, Q बदल रहा है, तो वो दोनों ही Q पर या Q की पोजीशन पर से प्रभावित होंगे, डिपेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा काम मैंने किया है कि जो P पॉइंट और Q पॉइंट क्या है? वेरिएबल पॉइंट। Q इज फॉर एवरी Q बिलोंगिंग टू A, P इज फिक्स, P बाहर है एक। तो जो नेबरहुड ले रहे हैं उसको मैंने M और N ना मान करके क्या मान लिया है? MQ और NQ मान लिया है, और MQ और NQ का जो इंटरसेक्शन है ये हमेशा 5 है फॉर एवरी Q, कहीं भी Q ले लो। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अब एक बात सोचिए कि ये जो Q पॉइंट है ये क्या है? ये A के अंदर वेरी कर रहा है। Q पॉइंट कहीं भी हो सकता है A में, यहाँ कहीं भी हो सकता है। और Q पॉइंट के जो नेबरहुड है वो क्या है? NQ है। तो चलिए यहाँ पर एक नेबरहुड बना लेते हैं, यहाँ पर एक बना लेते हैं, यहाँ पर 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 हर जगह नेबरहुड बना लेते हैं। खुद सोचिए कि अगर Q पॉइंट के आगे मैंने लगाया फॉर एवरी Q बिलोंगिंग टू A, और Q पॉइंट के हर एक पोजीशन पर एक नेबरहुड Q का ऐसे MQ मिल रहा है, मतलब Q को बदलेंगे ना, Q1 Q2 Q3, मान लीजिए Q1 Q2 Q3 है, तो ये क्या हो जाएगा? NQ1 NQ2 NQ3 NQ4, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इन सभी का यूनियन करा दें, जितने भी Q हैं सबके नेबरहुड का यूनियन करा दें, तो क्या होगा? वो A को कवर कर लेगा। बात समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें NQ करके जो करेक्शन मिल रहा है, ओपन नेबरहुड्स ऑफ Q का, वो उनका सबका यूनियन करा दिया जाए Q की हर वैल्यू के लिए, तो वो हमारे A को कवर कर रहा है। ठीक है ना? तो एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि राउंडेड C is an open cover of A। अब आप सोचिए यहाँ पर मैंने एक ओपन कवर ऑफ A क्यों बनाया? मैं बताता हूँ। ओपन कवर ऑफ A इसलिए बनाया क्योंकि एक कॉम्पैक्ट दिया है। अगर एक कॉम्पैक्ट दिया है
तो कॉम्पैक्टनेस का जादू तभी चलेगा जब हमारे हाथ में कोई होगा ए का ओपन कवर, और अगर ए का कोई ओपन कवर होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, उस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, चूंकि ए कॉम्पैक्ट है, सिंस ए इज कॉम्पैक्ट सो देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर। तो चलिए राउंडेड सी स्टार फाइनाइट सब कवर मिलेगा जब हमें NQ1 मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें यहाँ लेने होंगे, तो हमें एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा जैसे कि NQ1 NQ2 NQ3 डॉट डॉट मान लीजिए NQN तक है, n पॉइंट। तो यहाँ जो Q1 Q2 ये क्या है, QN तक, ये हमारे A के n कोई n पॉइंट है, क्योंकि Q जो था वो एक का आर्बिट्रेरी पॉइंट था। अब हमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही मिलेंगे क्योंकि हमें फाइनाइट सब कवर चाहिए। ठीक है, और ये भी हमारा A को कवर करता होगा, यानी यूनियन ऑफ NQI और I बराबर I इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारे A को कवर करना चाहिए। चलिए मैंने इसको मान लिया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 मानी तो नहीं हम लोगों ने, नहीं मानी। ठीक, अब आप ये सोचिए कि जब हम Q को इधर उधर टहलाते थे, वेरी कराते थे, तो हमें Q के बहुत सारे नेबर्स मिलते थे NQ, और P के भी तो बहुत सारे नेबर्स मिलते थे MQ, है ना। तो जब आपको NQ1 NQ2 NQ3 NQN मिल रहे हैं, सो दिस ऑल्सो गिव्स अस नेबरहुड्स ऑफ P, और वो क्या होंगे MQ1, और ये सब क्या है, ये नेबरहुड्स किसके हैं, ये नेबर्स Q के हैं, Q की अलग अलग वैल्यूज हैं Q1 Q2 एंड सो ऑन, है ना। तो अब हमको नेबर्स मिलेंगे P के, और वो क्या होंगे MQ1 MQ2 MQN। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो मेरा ये यूनियन है सबका, इन सबका यूनियन, ये दिस थिंग यूनियन ऑफ NQI, ये क्या कर रहा है, ये A को कवर कर रहा है। इस यूनियन को मैंने कैपिटल N मान लिया, यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि A सबसेट ऑफ कैपिटल N, वही इक्वेशन इसको भी कह सकता हूँ, जहाँ N क्या है, N है यूनियन ऑफ NQI। दूसरी तरफ जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने NQ1 NQ2 NQN का तो मैंने लिया है यूनियन, MQ1 MQ2 MQN का मैं लेने जा रहा हूँ इंटरसेक्शन, और इनके सबके इंटरसेक्शन को मैं सपोज कर रहा हूँ M, यानी M है इंटरसेक्शन ऑफ MQI, जहाँ पर I 1 से लेकर और n तक वेरी करा रहा है। ठीक, मतलब MQ1 से लेकर MQN तक का जो इंटरसेक्शन है वो M है। अब मेरा टारगेट ये है, समझिएगा, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन 2, मेरा टारगेट ये है कि M इंटरसेक्शन N को दिखा दूंगा 5। अब आप सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा, देखिए मैं दिखाऊंगा M इंटरसेक्शन N को 5। चलिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 3, बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन अभी मान ले रहा हूँ इसको क्वेश्चन 3। अगर M इंटरसेक्शन N 5 हो गया तो इससे फायदा क्या है, देखिए इससे फायदा ये होने वाला है कि जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा A सबसेट N, कहा ना A सबसेट N, और N और M में है 36 का आंकड़ा, क्योंकि M इंटरसेक्शन N क्या है 5 है, और A क्या है, A N के अंदर है ना, A और भी अंदर है, क्लियर। तो A और M में इंटरसेक्शन वो भी 5 होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा A इंटरसेक्शन M भी क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर A इंटरसेक्शन A और अंदर है, ठीक है ना, अगर A इंटरसेक्शन M 5 हो जाएगा, तो अगर A का कॉम्प्लीमेंट करूं, A डैश करूं, क्या करूं, A डैश करूं, तो M पूरा उसमें डूब जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि M विल बी सबसेट ऑफ A डैश, ठीक है ना, M विल बी सबसेट ऑफ A डैश, राइट। ठीक, अच्छा अब देखिए ये बताओ MQ1 MQ2 MQN ये सभी क्या हैं, ये सभी नेबरहुड है P के। ठीक, लेकिन कितने नेबरहुड आपने लिए, क्या आपने अनंत नेबरहुड ले लिए, आर्बिट्रेरी ले लिए, नहीं, ये हैं फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स। और आप जानते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है, तो ये जो M आ रहा है ये भी ओपन सेट है, और ये सब में ये सभी P के नेबरहुड है, तो ये जो M आ रहा है ये भी तो P का नेबरहुड है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि M क्या है, व्हाट इज M, M इज ओपन
नेबरहुड ऑफ P। अब आप ये सोचिए कि M P का ओपन सेट है, P को रखने वाला ओपन नेबरहुड ऑफ P है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P बिलोंग टू M, P बिलोंग टू M, M सबसेट A डैश, M ओपन नेबरहुड ऑफ P, ओपन सेट है ना, और A डैश M को रखता है, यानी A डैश क्या रखता है, A डैश P पॉइंट को रखने वाले एक ओपन सेट को अपने अंदर रखता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A डैश क्या बन गया, A डैश इज नेबरहुड ऑफ P बन गया। इस थ्योरम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग बाद में क्या प्रूव करेंगे। देखिए मैंने यहाँ कहा था कि मैं यही प्रूव करूंगा कि A डैश इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, और ये प्रूव करने के लिए मैंने माना था P बिलोंग टू A डैश। समझ में आया, जिससे A डैश ओपन हो गया और A क्या हो गया, क्लोज। इसलिए आपका थ्योरम आसानी से प्रूव हो गया कि A क्लोज होगा क्योंकि A डैश ओपन हो रहा है। केवल एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूँ कि M और N का इंटरसेक्शन आपस में फाई कैसे होगा। तो देखिए बहुत आसान सा लॉजिक है, M और N का इंटरसेक्शन फाई कैसे होगा, यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए एक काम करो, एक पॉइंट लो X जो कि M में है, ठीक है ना, एक पॉइंट ले लिया। अब N कैसे बना है, N बना है सबका यूनियन करके। मतलब क्या हुआ, मतलब X जो है वो इनमें से, मतलब जो, चलिए NQ1 NQ2 NQN में से किसी एक में तो होगा ही होगा। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ, चल जनरली मान लो, चलो NQI, मतलब किसी एक जनरल NQI में X होगा, है ना। तो X अगर N में है, X किसी न किसी NQI में होगा। अच्छा अभी देखिए क्या था, NQ और MQ का इंटरसेक्शन फाई था, ये NQ और MQ का इंटरसेक्शन फाई था। अगर X आपका NQI में है तो इसका और NQI और MQI का इंटरसेक्शन फाई है, तो जो X होगा वो नहीं होगा MQI में। समझ में आ रहा है। अब X MQI में नहीं होगा, मतलब MQ1 MQ2 MQ3 MQN में से एक सेट में X नहीं होगा, तो उनके इंटरसेक्शन में कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि X जो है वो आपका M में भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो आपने माना अगर X N में है तो X M में नहीं हो रहा है, मतलब आपस में वही बात आ रही है ना कि दोनों में कुछ भी कॉमन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो मैंने कहा था कि टारगेट है हमारा M इंटरसेक्शन इनको फाई दिखाना, वो भी हम लोग बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो आप लोगों ने या हम लोगों ने मिलकर के इसको समझा, ठीक है। अब इसके बाद में कॉलरीज हैं कुछ, आपकी बुक में भी मिल जा रही है। इस थ्योरम के तुरंत बाद एक कॉलरी है, उस कॉलरी को अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, समझिएगा उसको अपना होमवर्क के तौर पे। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास में, जैसे एक एग्जांपल आपको देना है कि गिव एग्जांपल ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस विच इज नॉट T2। एक कॉम्पैक्ट स्पेस का एग्जांपल दीजिए जो हाउसडॉर्फ ना हो, T2 ना हो, ठीक है। तो करिएगा इसको, पहले खुद सोचिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप बुक में हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा आप खुद से खुद सोचें। बहुत आसान सा एग्जांपल है, ठीक है ना, बहुत इजी सा, मतलब एक फाइनाइट आप x ले लो AB, उसके ऊपर बन जा रहा है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, तो एग्जांपल एक है और 6 करके कुछ है, और एक एग्जांपल 7 करके है। एग्जांपल 7 है कि एक एग्जांपल दिखाइए कि कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ नॉन हाउसडॉर्फ स्पेस नीड नॉट बी क्लोज। जैसे अभी आपने क्या प्रूव किया कि अगर एक हाउसडॉर्फ स्पेस है तो जो उसका कॉम्पैक्ट सबसेट होता है हाउसडॉर्फ स्पेस का, वो क्लोज होना जरूरी है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि एक शो एग्जांपल या गिव एग्जांपल, शो बाय एन एग्जांपल, कि दैट फॉर नॉन T2, मतलब नॉन हाउसडॉर्फ स्पेस, नॉन T2 स्पेस, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट सबसेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, नीड नॉट बी क्लोज्ड। ये और उस बात पे मोहर लगा देगा जो मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि हीन-बोरेल थ्योरम केवल R, U के लिए है, बोला था ना मैंने। तो उस पर ये पक्की मोहर लगा देगा कि आपको ऐसे कॉम्पैक्ट सेट के एग्जांपल मिल जाएंगे जो कि क्लोज नहीं हो रहे होंगे। जबकि हीन-बोरेल थ्योरम क्या कहता था कि a set is compact if and only if it is closed and bounded।
ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक थ्योरम आपको दे रहा हूँ, इस थ्योरम को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और थ्योरम क्योंकि बहुत आसान है इसलिए आपको ये थ्योरम मैं करने के लिए दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, थ्योरम क्या है? क्लोज्ड सबसेट्स of compact sets, closed subsets of compact sets are compact। एक ये थ्योरम, और एक और दे रहा हूं जिसको कि अलेक्जेंडर सब बेस लेमा भी कहते हैं, कि x, टाउ इज कॉम्पैक्ट, मतलब पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं कि वो कब कॉम्पैक्ट होगा। इफ एन ओनली एवरी, हमने पढ़ा ना एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, यहां पर वही बात कह दी गई है, एवरी बेसिक ओपन कवर, एवरी बेसिक ओपन कवर हैज अ, तो बहुत ही आसान सा लगता है रिजल्ट, फाइनाइट सब कवर है भी आसान, करने में भी आसान है, क्योंकि जब आप बेसिक ओपन कवर ले रहे हो तो बेसिकली आप एक ओपन कवर ही ले रहे हो, तो काफ़ी कुछ डेफिनेशन से रिजेंबल करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा, जब आप प्रूव करेंगे इसको तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोल्जानो वेस्टस प्रॉपर्टी, यानी हम लोग FIP और BWP, इनके ऊपर आगे हम लोग चर्चा बढ़ाएंगे, और हीन बोयल थ्योरम आपको करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आज मैं इसको यहीं पर रुकता हूँ, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे लोकल कॉम्पैक्टनेस और अलग चीज़ों।